जब ममता ब्याह कर ससुराल आई तो अपनी तरह अपनी गाय पुष्पा को भी दुल्हन की तरह सजा कर लाई। गाय ने भी साड़ी पहन रखी थी, भूरे भूरे बाल लहरा रहे थे, आंखों में काजल, कानों में बड़ी बड़ी बालियां, चूड़ियां सब पहन रखे थे उसने। माँ, सबसे पहले इस कार्टून जानवर को यहाँ से हटाओ। मुझे बहुत बदबू आ रही है। सही कह रही है बेटी, बहू पहले अपनी गाय को घर के पीछे बांध कर आ, उसके बाद तेरा गृह प्रवेश होगा। ठीक है सासू माँ। गौरी ने उसे घर के पीछे वाले हिस्से में बांध दिया। पुष्पा, तुम यहाँ आराम करो, मैं थोड़ी देर में तुम्हारा हालचाल लेने आऊंगी, तुम्हें खाना भी खिलाऊंगी। गौरी, तुम मेरी चिंता मत करो, ये तुम्हारा नया परिवार है, उनके साथ रहो। खैर, गौरी वहाँ से चली गई। गृह प्रवेश के बाद उसकी पहली रसोई की रस्म हुई। सबको उसका खाना भी पसंद आया। चलो, कम से कम अब खाना बनाने की दिक्कत नहीं होगी। अच्छा खाना बना लेती हो तुम गौरी। खाना पीना खाकर सब अपने अपने कमरे में सोने चले गए। पुष्पा की भी आवाज आ रही थी। इधर गौरी के सास, ससुर और ननद तीनों आपस में बातें करने लगे। मम्मी पापा, भैया तो पहले दिन ही भाभी के गुलाम बन गए, आते ही उनके खाने की तारीफ कर दी। गवार भाभी के यहाँ जाने से मोहल्ले में हमारी इंसल्ट हो जाएगी। देखो उसकी गाय कितनी जोर जोर से रंभा रही है। बेटी तू चिंता मत कर, कल विक्रम काम के सिलसिले में बाहर चला जाएगा, फिर हम इसकी खबर लेंगे। अगली सुबह विक्रम बाहर चला गया। इधर गौरी के सास, ससुर और ननद जब घर के बाहर निकले तो देखा चारों तरफ गोबर पड़ा हुआ था। इस गंवार औरत के साथ हमें रिश्ता ही नहीं करना चाहिए था। तभी वहाँ पर मोहल्ले के कुछ आदमी और औरतें भी आ गईं। भाई साहब, ये क्या नौटंकी फैला रखी है? ये गांव नहीं शहर है। हमारे घरों तक गोबर की बदबू आ रही है। अपनी बहू को समझा लो, वरना आप लोगों को इस मोहल्ले से बेदखल कर देंगे। हाँ, सुन लिया, अब इस औरत को और उसकी गाय को यहाँ से भगाना ही होगा। तीनों जब घर के पीछे तबेले में गए तो देखा गौरी बड़े प्यार से अपनी पुष्पा को खाना खिला रही थी। मेरी पुष्पा को रात में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? रात को मच्छर तो नहीं काटे? इतने में पीछे से उसकी सास ने उसके बाल पकड़कर उठा दिए। दो कौड़ी की गवार औरत, भला कोई गाय का भी मेकअप करता है? हाँ, उसे कपड़े पहनाता है। माँ, ये सब बाद में पूछना। सासू माँ, मेरे बाल छोड़ो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। दर्द तो अभी शुरू हुआ है, जल्दी से अपनी गाय को यहाँ से भगा दे, वरना ये दर्द तुझे रोज मिलेगा। इतना बोलकर वो तीनों वहाँ से चले गए। गौरी बेचारी अपना सर पकड़कर रह गई क्योंकि बहुत दर्द हो रहा था। तभी पुष्पा ने बड़े ही प्यार से गौरी के सर को चूमा। अब तो दर्द नहीं हो रहा गौरी? तुम बचपन से ही मेरा सारा दर्द अपने अंदर क्यों ले लेती हो पुष्पा? मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरे रहते तुम्हें कभी कोई दर्द नहीं हो सकता। खैर, गौरी जाकर खाना बनाने लगी। इधर अब पुष्पा का सर दर्द होने लगा क्योंकि उसने गौरी का सारा दर्द अपने ले लिया था। इसकी सास ने तो बहुत तेज बाल पकड़ लिए थे। कोई बात नहीं, मैं ये दर्द सह लूंगी, पर गौरी को कभी कोई दर्द नहीं होने दूंगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। फिर एक दिन। इतने दिन बीत गए और तेरी पुष्पा अभी तक यहीं पड़ी हुई है। इसे मायके छोड़कर आपने? सासू माँ, ससुर जी, ननद जी, मैंने अपनी पुष्पा को समझा दिया है, वो अब इधर उधर गोबर नहीं करती। माँ, लगता है लातों की भूत बातों से नहीं मानेंगे। सही कह रही हो बेटी, मैं अपनी बेल्ट लेकर आता हूँ। अब तीनों ने मिलकर उसे बहुत मारा। उसे इतना मारा कि बेचारी ठीक ढंग से चल भी नहीं पा रही थी। उम्मीद है अब तेरी अकल ठिकाने आ गई होगी। चल, अब जाके खाना बना। वो बेचारी लंगड़ाते हुए किसी तरह किचन में पहुंची। कुछ भी हो जाए, मैं अपनी पुष्पा को खुद से अलग नहीं होने दूंगी। पुष्पा खिड़की से गौरी को देख रही थी। गौरी मेरे लिए कितना कष्ट सहती है। खैर, पुष्पा वहाँ से चुपचाप चली गई। इधर खाना बनाने के बाद जब गौरी धीरे धीरे लंगड़ाते हुए ससुराल वालों को खाना दे रही थी, तभी अचानक वो लड़खड़ाते हुए गिर गई और सारा खाना भी जमीन पर गिर गया। इतने में उसकी सास ने उसे एक और थप्पड़ मार दिया। बेगैरत औरत, हमारे सामने नाटक करती है, हैं? जा, दोबारा खाना बना कर ला। बेचारी फिर से लंगड़ाते हुए गई और खाना बना कर लाई। ससुराल वाले सारा खाना खा गए, उसके लिए बचाया तक नहीं, इसलिए गौरी बेचारी बिना कुछ खाए पिए ही सो गई। तभी पुष्पा किसी तरह गौरी के कमरे में आई, उसके माथे पर चूमने लगी और उसका सारा दर्द लेकर वापस तबेले में आ गई। बेचारी को कितना दर्द दे दिया था इसके ससुराल वालों ने।
वहीं सुबह जब गौरी सोकर उठी तब कल रात मेरा पूरा बदन दर्द हो रहा था, पर अचानक सारा दर्द गायब कैसे हो गया। समझ गई, बेचारी पुष्पा ने मेरा सारा दर्द ले लिया होगा। जाकर उसे हल्दी का लेप लगा देती हूँ। गौरी तुरंत हल्दी का लेप लेकर गई और पुष्पा को लगाने लगी। पुष्पा, तुम मेरा दर्द बार बार मत लिया करो। जब तुम मेरे लिए इतना कर सकती हो तो क्या मैं तुम्हारा थोड़ा सा दर्द नहीं ले सकती। तो ऐसे ही दिन बीत रहे थे। कुछ दिनों बाद पुष्पा और गौरी दोनों को उल्टी होने लगी। जब डॉक्टर को बुलाया गया तो पता चला कि गौरी और पुष्पा दोनों ही गर्भवती हो चुकी हैं। ये तो गर्भवती हो गई। अगर ये बात विक्रम को पता चली तो सब कुछ छोड़कर वो यहाँ आ जाएगा और फिर हम इन दोनों को घर से भगा नहीं पाएंगे। अरे हम उसे बताएंगे ही नहीं तो उसे पता कैसे चलेगा। खैर रात में खाना पीना बनाने के बाद गौरी अपनी गाय के पास जाकर बैठ गई। उसके बाल संवारने लगी, उसे नए नए कपड़े पहनाने लगी। गाय ने अपनी पूंछ से ही खुद का मेकअप भी किया। गौरी, अब मैं भी तुम्हारी तरह माँ बनने वाली हूँ, इसलिए हर रोज मेकअप करूंगी ताकि मेरा बछड़ा भी मेरी तरह खूबसूरत पैदा हो। हाँ पुष्पा, मैं भी अब बहुत खुश हूँ। तो ऐसे ही धीरे धीरे 9 महीने बीत गए। हर रोज गौरी के ससुराल वाले उसे प्रताड़ित करते थे, लेकिन गौरी टस से मस नहीं हुई। जब भी उसे दर्द होता, पुष्पा उसका सारा दर्द खींच लेती थी। फिर एक रोज ससुराल वालों ने अकेले में कोई योजना बनाई। देखो, आखिरी महीना चल रहा है। अब अगर हमने इसे घर से नहीं भगाया तो ये दोनों हमेशा के लिए टिक जाएंगी और हम अपनी तरफ से इसे घर से भगा भी नहीं सकते, क्योंकि कोई कारण नहीं है। मेरे पास कुछ गुंडे हैं, उनका सहारा लेता हूँ। उसका ससुर गुंडों से जाकर मिला। ये रही फोटो और ये लो 10,000। बाकी के काम होने के बाद उस औरत को इतना मारना कि उसकी याददाश्त चली जाए। टेंशन ना लो सेठ। इतना बोलकर उसका ससुर घर वापस आ गया। उसके बाद गौरी, घर की सारी सब्जियां खत्म हो गई हैं, जाकर बाजार से ले आ। मेरा आखिरी महीना चल रहा है, ऐसे समय में मैं अकेले बाजार कैसे जाऊंगी। चुपचाप जाती है या फिर से डंडा उठाए? हाँ, नहीं, जाती हूँ। इतना बोलकर गौरी बेचारी अकेले ही बाजार गई और जब वो वापस लौट रही थी तब उन्हीं गुंडों ने गौरी को मारने के लिए दौड़ा लिया। रुक जा, आज हम छोड़ेंगे नहीं। हे भगवान, पता नहीं कौन है ये लोग। मैं ज्यादा देर दौड़ भी नहीं सकती, वरना मेरे बच्चे को नुकसान भी हो सकता है। पुष्पा, कहाँ हो तुम? मेरी मदद करो। अरे धीरे धीरे क्या भाग रहे हो? तेज दौड़ो, इसको इतना मारो कि इसकी याददाश्त चली जाए, वरना बाकी का पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही वो गुंडे गौरी को पकड़ने को हुए, वैसे ही बीच में पुष्पा नाम की एक खूबसूरत गाय आ गई। उसने अपने चारों पैरों में चूड़ियां पहन रखी थी, होठों पर लिपस्टिक लगा रखी थी, दोनों कानों में बड़े बड़े झुमके पहन रखे थे और मेकअप भी कर रखा था। बड़े बड़े लंबे लंबे भूरे भूरे बाल उसकी शोभा में 4 चांद लगा रहे थे। पुष्पा, अच्छा हुआ तुम आ गई। अरे ये गाय क्या बचा पाएगी? गाय माता तो बेचारी सीधी सादी होती हैं। लगता है तुम्हारी गाय भी गर्भवती है। गाय समझ के माता समझा है क्या? बाप है मैं। इतना बोलकर गाय ने अपनी पूंछ से पहले अपने बाल सही किए, फिर एक लात उस गुंडे को मारी, जिससे वो आसमान में उड़ने लगा और किसी बहुत ऊंचे पेड़ पर जा गिरा। हाय रे, मेरा पिछवाड़ा तोड़ डाला रे। अरे ये गाय है या कुछ और? तू मेन गुंडा है ना? अब देख तुझे मैं कैसे मजा चखाती हूँ। अब उस गाय ने मेन गुंडे को अपनी पूंछ में लपेटा और आसमान में फेंक दिया। अरे बचाओ, कोई बचाओ। तो इस तरह उन गुंडों से गौरी को बचाकर पुष्पा सही सलामत उसे घर वापस ले आई, जिसे देखकर उसके ससुराल वाले चौंक गए। सारा मोहल्ला भी वहाँ इकट्ठा था। ये सही सलामत वापस कैसे आ गई? 10 महीने होने को है, अभी तक इन लोगों ने अपनी गाय को यहाँ से नहीं भगाया। लगता है अब टेढ़ा रास्ता अपनाना होगा। अब मोहल्ले वाले ने उन्हीं गुंडों को पैसा देकर गौरी के ससुराल वालों की सुपारी दे दी। अगले ही दिन वो गुंडे उसके सास ससुर और ननद तीनों को मारने पीटने लगे। पूरा मोहल्ला भी इकट्ठा हो गया। अरे तुम लोग ये क्या कर रहे हो? मैंने तो तुम्हें अपनी बहू को मारने के लिए पैसे दिए थे और तुम हमें ही मारने लगे। अरे देखो कितना बदतमीज आदमी है,
अपनी ही बहू को ही मारने को सुपारी देता है। इन लोगों को छोड़ना मत। हाँ, बचाओ बचाओ। तो इस तरह वो गुंडे उसके ससुराल वालों को मार रहे थे, लेकिन तभी बीच में पुष्पा आ गई। पुष्पा ने फिर से एक गुंडे को उठाकर फेंक दिया, फिर दूसरे गुंडे को उठाकर फेंका। अरे यह तो वही गाय है, लेकिन आज हम इसका भी इंतजाम करके आए हैं। सभी गुंडों ने पुष्पा को चारों तरफ से घेर लिया और उसे मारने लगे। मोहल्ले वालों, मैं आज पहली बार बोल रही हूँ आप लोगों के सामने, ये मेरा परिवार है और मेरे परिवार वाले मेरे साथ या गौरी के साथ कुछ भी करे, आप लोग कौन होते बीच में बोलने वाले? आज भले ही मैं कुर्बान हो जाऊं, पर मेरे परिवार को कुछ नहीं होगा। उन गुंडों ने गाय को बहुत मारा, लेकिन फिर भी अंत में उसने अपनी सींग में उठा कर सारे गुंडों को खूब पटकनी दी। गुंडे डर कर भाग गए। गाय को बहुत चोट भी आ गई। पुष्पा, तुम ठीक तो हो ना? इससे पहले कि पुष्पा कुछ बोल पाती, वो तुरंत बेहोश हो गई। उसके ससुराल वालों ने तुरंत जानवरों के डॉक्टर को बुलाया। बेचारी गाय को हम कितना बुरा समझते थे, खुद चोट खाकर इसने हमें आज उन गुंडों से बचाया। डॉक्टर साहब, ये ठीक तो है ना? हाँ, गाय माता को मैंने बचा लिया है, लेकिन इनके पेट में जो बच्चा था वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, मेरा परिवार ठीक है, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर साहब दवा देकर वहां से चले गए। उसके बाद पूरे मोहल्ले ने गौरी के ससुराल वालों से और पुष्पा से माफी मांगी। पुष्पा, हमें माफ कर दो। इंसानों से अच्छा दिल तो जानवरों का होता है, ये हमें आज पता चला। हाँ पुष्पा, गाय को माता क्यों कहते हैं ये भी हमें आज पता चल गया है। गौरी, तुम्हारे साथ भी हमने बहुत बदतमीजी की, हमें माफ करना। कोई बात नहीं सासू माँ, अंत भला तो सब भला। कुछ ही दिनों बाद गौरी की डिलीवरी हुई और उसने एक बच्चे को जन्म दिया। उस दिन के बाद सारे लोग पुष्पा और गौरी की खूब इज्जत करने लगे और सब खुशी खुशी रहने लगे। कौशल्या के 2 बेटे थे, अजय और विजय। दोनों की नई नई शादी हुई थी, लेकिन भैया, हमारी नई नई शादी हुई है, आज हमारी बीवियों की तमाम रस्में हैं, माँ कहाँ चली गई? उन्हें तो अपने बच्चों से ज्यादा अपने गाय से प्यार है, तबेले में बैठी होगी अपनी गाय के साथ, और क्या। विजय अपनी माँ को बुलाने तबेले में गया तो उसकी माँ गाय का पेट सहला रही थी। माँ, अगर आपको हमेशा अपनी गाय के साथ ही रहना है तो हम दोनों को पैदा क्यों किया? बेटा, तू कैसी बातें कर रहा है? हमारी गाय गर्भवती है, इसके पेट में दर्द हो रहा है। अरे तो अंदर चलो ना, तुम्हारी बहुएं आई हैं, आगे की रस्में नहीं करोगी क्या? हाँ तुम चलो, मैं आती हूँ। विजय वहाँ से चला गया। थोड़ी देर बाद उसकी माँ घर आई, फिर सारी रस्में हुई। रात को पहली रसोई की रस्म भी हुई। दोनों बहुएं खाना बनाकर लाई। तभी, बच्चों तुम लोग खाना खाओ, मैं बहुओं के हाथ का खाना अपनी गाय माता को खिला कर आती हूँ। सासू माँ, आपको इंसानों से ज्यादा जानवरों से लगाव है, चुपचाप बैठकर खाना खाइए। हाँ दीदी, आपने ये बिल्कुल सही कहा। खैर, उस वक्त कौशल्या कुछ नहीं बोली। रात को अजय विजय की सुहाग रात थी। वहीं दूसरी तरफ तबेले में गाय के पेट में फिर से बहुत तेज दर्द होने लगा। वो जोर जोर से चीखने लगी। जब कोई नहीं आया तब उसने खुद को खूंटे से आजाद किया और गाय घर के अंदर घुस आई। सींग लगने से कुछ बर्तन गिर गए। तभी, अजय, लगता है कोई चोर घुस आया। चलो चलकर देखते हैं। दोनों जब बाहर गए तो देखा घर के अंदर गाय माता खड़ी थी और दर्द से करा रही थी। तभी वहाँ पर विजय, उसकी बीवी ममता और कौशल्या भी आ गए। मेरा बस चले तो इस गाय को किसी जंगल में छोड़ाऊं। चुप करो, लगता है इसके पेट में बहुत दर्द हो रहा है। कौशल्या गाय को लेकर वापस तबेले में आ गई। उसने गाय को ठंडे पानी से नहलाया, फिर काफी देर तक पेट को सहलाती रही, तब जाकर उसका दर्द कम हुआ। गाय माता पहली बार गर्भवती हुई हो ना, इसलिए तकलीफ ज्यादा हो रही है। कौशल्या वहीं गाय के पास सो गई। तभी गाय मन ही मन सोचने लगी, इन्होंने मुझे मेरी सगी माँ से भी ज्यादा प्यार दिया है, मैं हमेशा इनका साथ दूंगी। खैर, अगली सुबह कौशल्या जल्दी उठी, गाय माता को नहलाया, फिर उसका चारा बनाने के लिए तबेले में बनी कोठरी के अंदर गई तो देखा, अरे मेरी गाय माता का खाना तो खत्म हो गया है। अभी जाकर बच्चों से बोल देती हूँ, वो लेते आएंगे। वहीं दूसरी तरफ अजय विजय की बीवियां अपने अपने पतियों से कुछ डिमांड करने में लगी हुई थी। देखो, गर्मी हद से ज्यादा बढ़ रही है, आज शाम तक एसी लग जानी चाहिए। ठीक है, आज रात हम एसी में सोएंगे डार्लिंग। तभी वहाँ पर कौशल्या आ गई।
अरे बच्चों, अपनी गाय माता का सारा चारा खत्म हो गया है, लाकर दे दो। माँ, आज हम लोग एसी लेने जा रहे हैं, उसमें बहुत खर्चा होगा। हम लोग करोड़पति नहीं है कि आपकी भी सेवा करें और आपकी गाय की भी। बाहर खड़ी गाय ने सब सुन लिया। ये सब सुनकर उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। मेरी वजह से कौशल्या माँ को बहुत तकलीफ होती है, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। गाय उसी वक्त वहां से चली गई। कौशल्या जब तबेले में आई तो वहां पर गाय थी ही नहीं। अरे गाय माता, कहाँ चली गई तुम? गाय माता, कहाँ हो तुम? कौशल्या ने हर तरफ हर गली देख डाली, लेकिन गाय कहीं नहीं मिली। कौशल्या वहीं तबेले में रोने लगी। वहीं दूसरी तरफ एक जंगल के पेड़ पर बहुत सारी मधुमक्खियां छत्ता बना रही थी। तभी कुछ लड़के आए और चप्पल मार मार कर उसका छत्ता खराब कर दिया। हे भगवान, ये इंसान हमें अपना छत्ता कहीं लगाने क्यों नहीं देते? मधु, अब हम लोग जाएं भी तो कहाँ जाएं? हम सबके बच्चे भी तो परेशान हो रहे हैं। तभी उस जंगल में कौशल्या की गाय आ गई। अरे गाय माता, आप जंगली गाय तो नहीं लगती, आपको तो इंसान खुद पाल लेते हैं, फिर इस जंगल में क्या कर रही हो? और आप रो क्यों रही हो? क्या बताऊं, जिन माँ ने मुझे पाला था उन्हें मेरी वजह से बहुत सारी तकलीफें झेलनी पड़ रही हैं, इसलिए मैं खुद उन्हें छोड़कर आ गई। लेकिन तुम सब कहाँ भिनभिनाते हुए जा रही हो? हम मधुमक्खियों को कोई छत्ता ही नहीं लगाने दे रहा। तुम सब मेरी पीठ पर अपना छत्ता बना लो, देखती हूँ कौन रोकता है। उन सभी मधुमक्खियों ने उसकी पीठ पर छत्ता बना लिया। शाम को गाय कुछ खाना ढूंढने के लिए बाहर सड़क पर आई तो देखा कौशल्या के दोनों बेटे और उनकी बीवियां आपस में बातें कर रहे थे। उनके हाथ में 2 एसी भी थे। चलो, हमारी जिंदगी से एक मुसीबत तो कम हो गई। अच्छा हुआ वो भाग गई। आज इस बुढ़िया को भी घर से भगा देंगे। और अगर वो नहीं भागी तो मेरे पास एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसे अगर खाने में मिलाकर दे दिया जाए तो सीधा वो भगवान के पास पहुंच जाएंगी। लेकिन उससे पहले सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेना। गाय को ये सब सुनकर बड़ा दुख हुआ। गाय माता, आप तो रो रही हो। मुझे लगता है ये लोग जिनकी बातें कर रहे हैं उन्होंने ही आपको पाला था। हाँ, तुमने सही पहचाना। चलो चलते हैं। गाय उन मधुमक्खियों के साथ वापस घर पहुंची तो देखा कौशल्या घर के बाहर रो रही थी। गाय माता, तुम कहाँ चली गई थी? और ये इतना बड़ा मधुमक्खी का छत्ता? अम्मा, गाय माता ने हमें आपके बारे में सब बता दिया है। लेकिन गाय माता, तुम चली कहाँ गई थी? गाय ने सारी बात कौशल्या को बता दी, जिसे सुनकर कौशल्या को बड़ा दुख हुआ। खैर, धीरे धीरे रात हो गई और रात होते ही गाय ने एक बहुत ही खूबसूरत बछड़े को जन्म दिया। अरे वाह गाय माता, आपका बछड़ा कितना प्यारा है। हाँ गाय माता, अब आप सभी मेरा परिवार हो। खैर, बहुत रात हो गई है, सो जाते हैं। कौशल्या के कहने पर सारे लोग सोने लगे। कौशल्या भी वहीं सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसको बार बार वही सब बातें याद आ रही थी। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे बच्चे मुझे ही ऊपर पहुंचाना चाहेंगे। यही सब सोचते सोचते वो सो गई, लेकिन कौशल्या की आंखों से आंसू अभी भी छलक रहे थे। तभी सुबह सुबह अचानक मधुमक्खी ने देखा कि एक ट्रक बहुत तेज स्पीड में चला आ रहा था और कौशल्या नींद में सड़क के बिल्कुल बीचों बीच चल रही थी। गाय जोर जोर से रंभाने लगी, फिर भी कौशल्या की नींद नहीं खुली। गाय माता, मैं कुछ करती हूँ। ट्रक कौशल्या से टकराने वाला था कि तभी अचानक मधुमक्खी कौशल्या के पेट पर गुदगुदी करने लगी, जिससे उसकी नींद खुल गई। जैसे ही कौशल्या ने ट्रक देखा, तुरंत सड़क के किनारे आ गई और बच गई। अम्मा, लगता है तुम रात भर सोई नहीं होगी, इसीलिए गहरी नींद में चली गई थी। अरे क्यों बचाया मधु तुमने मुझे, ऐसी जिंदगी से तो मर जाना ही अच्छा है। आपको कुछ हो गया तो मेरा, इन मधुमक्खियों का और मेरे बछड़े का क्या होगा? आप सबके लिए तो जिंदा हूँ। गाय माता, यही रुको, मैं आपके लिए घास लेकर आती हूँ। खैर, कौशल्या घास लेने खेतों में चली गई। इधर कौशल्या की दोनों बहुएं बाहर आई। ममता, ये सब क्या है? बुढ़िया की गाय तो भाग गई थी, फिर वापस आ गई। खुद तो आई ही, पूरा जंगल लेकर चली आई। देख, मधुमक्खी का छत्ता कितना बड़ा लगा हुआ है इसकी पीठ पर। हाँ, और इसने तो बछड़ा भी पैदा कर दिया। इससे पहले कि कौशल्या आ जाए, भगा देते। चल भाग यहाँ से। जैसे ही दोनों बहुएं गाय को भगाने लगी, वैसे ही सारी मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। अरे भाग यहाँ से, वरना हमारा मुंह लाल कर देंगे मधुमक्खियां। दोनों बहुएं घर के अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद कौशल्या घास लेकर आई और गाय को खिलाने लगी, लेकिन जब उसने गाय का दूध निकालना शुरू किया तो दूध के साथ शहद भी टपक रहा था। अरे ये क्या, ये तो शहद वाला दूध है। ये सब कैसे हो गया? कहीं गाय माता को कोई बीमारी तो नहीं लग गई? ओह, मेरे पास तो इलाज कराने के पैसे भी नहीं हैं। अब क्या होगा?
अम्मा चिंता मत करो, ये दूध गाय माता का है और शहद हम मधुमक्खियों का। इसे हम दोनों का प्यार समझ लीजिए। तभी कुछ आदमी गाय से शहद वाला पीला दूध निकलता देख उसके पास आ गए। अरे अम्मा, तुम्हारी गाय ने ये पीला दूध क्यों दिया? ये लो एक बार पीकर देखो कैसा लगता है। कौशल्या ने उसे एक गिलास दूध दिया। दूध पीने के बाद, अरे वाह अम्मा, इस दूध में तो शहद है। दूध वाला शहद तो कहीं मिलता ही नहीं है। मुझे 5 लीटर शहद वाला दूध दे दो, मैं इसके 5,000 दे दूंगा। मैं भी हर रोज आपसे 1 लीटर ये शहद वाला दूध लेने आऊंगा। कौशल्या ये सुनकर बहुत खुश हुई। उसने सबको शहद वाला दूध दिया और एक साथ खूब पैसे मिल गए उसे। ये सब उसकी दोनों बहुओं ने देख लिया। ये गाय तो कमाल की निकली, अब हम भी इसका दूध निकाल कर बेचेंगे। तो ऐसे ही कौशल्या शहद वाला दूध बेचकर पैसे कमाने लगी और उन सबके साथ तबेले में ही रहती थी। मधुमक्खी का छत्ता भी अब काफी बड़ा हो चुका था। एक रोज जब कौशल्या नहीं थी तब ममता और राधिका बर्तन लेकर आई। दीदी, आज इसका सारा शहद वाला दूध निकाल कर बेच देते हैं। जैसे ही ममता दूध निकालने लगी वैसे ही सारी मधुमक्खियां उन पर चिपट पड़ी। अरे भागो, आज रात सबसे पहले इन मधुमक्खियों को ही रास्ते से हटा देंगे, उसके बाद इसका दूध चोरी करेंगे। इतना बोलकर वो दोनों वहां से भाग गईं। जब कौशल्या वापस आई तो गाय और मधु ने सारी बात उन्हें बताई। अम्मा, ये लोग आपसे प्यार नहीं करते। हम सब यहाँ से कहीं दूर चलकर अपनी दुनिया बसाते हैं। शहद वाला दूध शहरों में तो और भी ज्यादा महंगा बिकेगा। कौशल्या उन सबको लेकर शहर चली गई। वहां वो किसी जंगल में तंबू बनाकर रहने लगी। कुछ महीनों में उसने शहद वाला दूध बेचकर एक अच्छा सा तबेला और एक बड़ा सा घर भी बनवा लिया। वहीं दूसरी तरफ जब से माँ और गाय गई हैं, तब से बड़ा सुकून है। सारी प्रॉपर्टी खुद ब खुद हमारी हो जाएगी। तभी वहां पर एक आदमी ढेर सारे बच्चों और वकील के साथ आया। आप लोग इसी वक्त ये घर खाली कर दीजिए। इस घर की मालकिन ने ये घर अनाथ बच्चों को दान कर दिया है। ये क्या बोल रहे हैं आप? कम सुनाई देता है क्या? चुपचाप निकलो, वरना पुलिस डंडे मारकर भगाएगी। तो इस तरह कौशल्या का वो घर अनाथ बच्चों का हो गया। उसके बेटों और बहुओं को अपने कर्मों का फल मिल गया और बूढ़ी माँ, गाय का बछड़ा और मधुमक्खियां सब खुशी खुशी एक परिवार के जैसे रहने लगे। दोस्तों, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें